हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉइज़ी पे। आज हम बात करने वाले हैं बैम्बू के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम जो हमारी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन है, इधर जो हमारी आईएफएस की हो गई और जो जेपीएससी एसीएफ और रेंजर की वैकेंसी आ रखी है, तो इन सभी की प्रिपरेशन जो है हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। बात करते हैं बैम्बू की। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस है ना। सबसे पहला बात तो ये देखिए कि जो बैम्बू है ना, ये आपको जो इकोनॉमिक वैल्यू है इसकी, ये काफ़ी है ना। जो आप जैसे देख लो कि हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। इसके साथ ही साथ जो बैम्बू को पुअर मैन्स टिम्बर भी कहा जाता है ना। इसलिए कहा जाता है क्योंकि टिम्बर की कॉस्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जो कि जो पुअर पीपल है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से जो बैम्बू है, एक जो है टिम्बर का ये सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। और रिसेंटली जो अभी इस पे वर्क चल रहा है, रिसर्च चल रही है। अभी क्या है, कुछ ऐसे बैम्बूज हैं जिनको क्या करा जाता है कि प्रोसेस करके वो टिम्बर से भी अच्छी खासी, टिम्बर के कंपेयर में वो जो रिजिडिटी है ना, रिजिडिटी है और फर्मनेस है, जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो वो आपको बैम्बू से भी देखने को मिल जा रही है। पहली रीजन। दूसरी रीजन क्या है कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स इसका क्या है कि जो आपका सॉइल है, ठीक है, सॉइल सॉइल स्टेबलाइजेशन ये करता है, ठीक है। सॉइल स्टेबलाइजेशन डेट मीन्स कि यहाँ जो है सॉइल इरोजन वाली जो इशू है, ये कम्प्लीटली आप देखोगे कि जहाँ बैम्बू होता है, क्या होता है कि पूरा का पूरा एरिया का जो सॉइल वगैरह रहता है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो वो उससे आपको देखने को मिलेगा कि सॉइल इरोजन वाला इशू आपको खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है आपको इसके साथ यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है, ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी आपको बैम्बू में अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। अभी रिसेंटली इस पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी जो है चल रहे हैं, जो कि हमारा जो इमिशन है ना, कैसे हम लोग जीएचजी इमिशन को रिड्यूस कर सके, तो ये सभी चीज जो है ना, कार्बन स्टॉक और ये सभी चीजें हैं, तो इसमें इसका काफी ज्यादा यूज देखा गया है ना। और ये एक आप मान के चलो कि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो जो ये टॉपिक है ये पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही साथ कल्चरल सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो जो इसमें जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ठीक है। जैसे रिसेंटली देखिए कि जो अगर आप हम लोग ऐसे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आप चले जाए तो वहाँ बैम्बू के आपको काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट्स वगैरह हैंडी क्राफ्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम झारखंड में बात करें तो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि एक क्लस्टर्स बना हुआ है, ठीक है, बैम्बूज के लिए, जिसमें वर्क वगैरह को प्रमोट किया जाता है, जिसमें कि जो हमारा अभी दुमका है, ठीक है, ये एक आप कह सकते हो कि मेजर हब है, ठीक है, क्लस्टर्स में जो दुमका है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपको देखने को सिग्निफिकेंट वर्क देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो जो है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स भी चल रही हैं बैम्बू को प्रमोशन के लिए, ठीक है, नेशनल बैम्बू मिशन हो गई, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जैसे कि जो आप यहाँ पे आप देखो कि जो अभी रिसेंटली काफी सारे जो स्ट्रॉज वगैरह, ठीक है, बैम्बू स्ट्रॉ हो गया, बैम्बू बॉटल्स हो गए, ठीक है, बैम्बू कॉम्ब हो गई, ठीक है। तो ये सभी चीज क्या है कि ये सब जो आप इसका यूज कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं क्या करते हो, जो हमारी प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। और जो मेजर जो हमारा सॉइल पॉल्यूशन का जो इशू मुद्दा है, ठीक है, वो क्या होता है, प्लास्टिक से होता है ना। अगर हम बर्न करते हैं तो एयर पॉल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे प्लास्टिक को रिड्यूस कर रहे हैं बाय क्या, हम अल्टरनेटिव्स ले लिए हैं बैम्बू के सोर्स में, ठीक है। पल जो हम स्ट्रॉ वगैरह बॉटल्स वगैरह देखते हैं, है ना, कॉम्ब वगैरह, तो काफी सारे यूज हैं। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंस एरिया है जिससे कि ये आपको जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ना। इसके साथ ही साथ देखिए मैंने यहाँ पीवाई क्यूज भी ले रखा है कि ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो हमारी आईएफएस की है एग्जामिनेशन है, यूपीएससी वालों ने जो पूछा है। इसमें देखिए पहला क्या इन्होंने पूछा है कि लिस्ट 10 मेन बैम्बू स्पीसीज ऑफ कमर्स, ठीक है, इन इंडिया विद देयर साइंटिफिक नेम एंड द स्टेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है।
तो ये सिंपल जो है 10 मार्क्स का है, इसमें आपको सीधा 10 बैम्बू के स्पीसीज जो साइंटिफिक नेम पूछ लिया और किस स्टेट से वो ओरिजिन है। दूसरा देखिए यहाँ पे डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस जो है इसको ब्रीफ करने के लिए बोला था उन्होंने, और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनी को ब्रीफ करने उन्होंने बोला था, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रिगेरियस फ्लावरिंग और स्पोरेडिक फ्लावरिंग इन बैम्बू, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फ्लावरिंग वाले पार्ट को पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ सॉरिया रोबस्टा एंड बैम्बू स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं हम लोगों के पास, ठीक है। तो इससे हम लोग को कहीं ना कहीं जो है टॉपिक जो है थोड़ा देख लेना है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग जो हमारी टॉपिक है बैम्बू के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं बैम्बू जो है, बैम्बू क्या है, पेरेनियल ग्रास है, ठीक है। पेरेनियल ग्रास मतलब क्या, 12 मास जो है ये आपको देखने को मिल जाता है, पेरेनियल होता है। इसके साथ ही साथ क्या है, इसमें जनरली जो है आपको ये फैमिली भी जो है इसकी ग्रास फैमिली है ना, पोएसी, ठीक है। तो उससे ये बिलोंग करती है। जनरली मैंने आपको बताया था, जो राइजोम मैंने पढ़ा रहा था तो उस समय डिस्कशन हम लोगों ने करा था कि जो जनरली आपको नेचुरल रीजनरेशन जो होती है, नेचुरल जो आपकी रीजनरेशन देखने को मिलती है ना, बैम्बू के केस में वो किससे होता था, वो होता था हमारा जो राइजोम्स के थ्रू होता था, ठीक है, जो अंडरग्राउंड में होते थे, ठीक है। अब क्या है कि जो बैम्बू होता है, आपने देखा होगा कि बैम्बू क्या होता है, जनरली आपको क्लस्टर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो बैम्बू आपने देखा होगा तो आपको क्लस्टर्स में वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरह, है ना। इक्का दुक्का आपको सिंगल बैम्बू भी कहीं कहीं दिख जाता होगा, बट मेनली क्या है, क्लस्टर्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लस्टर्स में जब वो सिंगल बैम्बू अगर आप देख रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लम, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कल्म, ठीक है। और जो हमारा पूरा ग्रुप होता है, पैच होता है क्लस्टर का, उसको हम लोग बोलते हैं क्लम, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो बैम्बू का कल्म होता है वो अंदर से आपको क्या होता है, हॉलो होता है, ठीक है। जब आप बैम्बू के कल्म को देखोगे तो जनरली क्या है, ये हॉलो होता है, ठीक है। अंदर में क्या होता है, स्पेस होता है। बट कुछ ऐसे भी बैम्बू हैं जिसमें क्या है कि वो पूरा सॉलिड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाठी बाज बोलते हैं, ठीक है। लाठी बाज बोलते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम है डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो बैम्बू है वो जनरली आपको जो मॉइस्ट एरिया होता है ना, वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलता है ना। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो ये मीन सी लेवल से आपको 3700 मीटर ऊंचाई तक भी देखने को मिल जाता है हिमालय वाले रीजन में, ठीक है। वो स्पीसीज वेरी करती है, ठीक है। हाइट में आप जैसे जाते जाओगे तो वो जो हाइट वाली स्पीसीज है वो आपको मिलेगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो वेस्ट हम लोग का ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन हम लोगों का, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो बैम्बू का प्रोडक्शन है, मोर देन जो आपको 50% जो है हमारे कंट्री का टोटल 50% जो बैम्बू जितना भी यहाँ पे आपको बैम्बू वेजिटेशन देखने को मिलेगी, वो आधा से ज्यादा कहाँ आपको ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ चलिए हम बात कर लेते हैं हिंदी में। तो देखिए मैंने बताया था 12 मासी ये घास होते हैं ना, और जो है आप इनका लकड़ी का तना भूमिगत कंद से उत्पन्न होता है, जो राइजोम वाला हमने बात करा था, ठीक है। इसमें देखिए आप कुल्म कहा जाता है किनको, जो तना होता है सिंगल, जो हमारा बैम्बू का जो स्टेम होता है उसको हम लोग कुल्म कहते हैं, और जो जो समूह में रहता है उसको कुल्म कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है जनरली खोखले होते हैं, बट जो डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस है वो क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है। आप इसको हिंदी में एज इट इज लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे डेंड्रो डेंड्रो कैलेमस, ठीक है, स्ट्रिक्टस। तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, इंग्लिश को आप एज इट इज हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। फैमिली पोएसी हो गई, और ये हमारा जो है वितरण जो है वो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो कुछ रीजन्स हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में जो रीजन्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेजर स्पीसीज क्या है वहाँ की, उसको हम एक बार देख लेते हैं। चूंकि हम बात जो कर रहे हैं बैम्बू की बात ओवरऑल कर रहे हैं हम लोग, बैम्बू की ओवरऑल बात कर रहे हैं, और बैम्बू की स्पीसीज जो है काफी है। तो उन सभी स्पीसीज के बारे में एक बार हम लोग थोड़ा देख लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है यहाँ पे आपको जो मेजर स्पीसीज है ये डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस देखने को मिलती है, जो मैंने बताया था ना, इसको हम लोग सॉलिड बैम्बू, ठीक है, सॉलिड बैम्बू भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये हॉलो नहीं होता, ठीक है। बिहार और ईस्टर्न यूपी में आप देखोगे तो यहाँ पे मेजर स्पीसी जो है बैम्बूसा बलकोवा होती है, ठीक है। साथ ही साथ हिमालय वाले रीजन में हमारी जो अरुणदिनारिया स्पीसीज है, ठीक है।
तो ये वाली स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। वेस्टर्न इंडिया में हम बात करें तो यहाँ पे बैम्बूसा बी जो है, बी शॉर्ट में मैंने लिखा है, ये बैम्बूसा होगा, ठीक है, बैम्बूसा, बैम्बूसा वल्गैरिस, ठीक है, जो हमारी बैम्बूसा हैमिल्टनी और बैम्बूसा स्ट्रिक्टस, ठीक है। बैम्बूसा वल्गारिस जो है ये जनरली इसको हम लोग येलो और गोल्डन बैम्बू भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका जो स्टेम होता है ना, ये आपको येलो कलर का रहता है, इसलिए इसको येलो और गोल्डन बैम्बू भी कहा जाता है। सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैम्बूसा बैम्बोस, बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बूसा सॉरी डेंड्रोकल्मस स्ट्रिक्टस, बैम्बूसा वेलगारिस देखने को मिल जाएगी मेजर स्पीसीज में। डेक्कन प्लेटू की हम बात करें तो यहाँ पे आपको जैगेंटोचोला रोस्ट्राटा जो है ये आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ अंडमान निकोबार में जो है ये आपको देखिए सेम जी रोस्ट्राटा जो है ये आपको जैगेंटो चोला रोस्ट्राटा हो गया, और ये हमारी जो डिनो चिलोआ एंडामानिका, ठीक है। बेसिकली ये जो नाम है आपको, चूंकि अंडमान में ये मेजर स्पीसीज है इसलिए है, ठीक है। तो इसको आप लोग हिंदी में समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने हिंदी की स्लाइड इसमें लगाई नहीं है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर पे, एक सेकेंड। जैसे कि आप मान लीजिए ये है नॉर्थ वेस्ट, तो इंडिया में यहाँ पे आपको डेंड्रोक्लन हिस्ट्रिक्टस, तो एज इट इज जो मैंने आपको बताया कि जो नेम होगा इसको आप एज इट इज इंग्लिश वाले को हिंदी में लिख लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, जैसे उसी तरह अरुण दिनेरी और बाकी सभी को आप लिखते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, ठीक है। तो सबसे पहले बात अगर हम करें टेम्परेचर की, तो देखिए जो बैम्बू है जनरली जो इसका टेम्परेचर रेंज है, ठीक है, ये 15 से 35 डिग्री सेल्सियस एक जनरल एवरेज देखा गया है टेम्परेचर रेंज। बट कुछ स्पीसीज इक्का दुक्का ऐसी होती हैं जो कि क्या है कि आपको अ, इससे भी ज़्यादा लो टेम्परेचर, मतलब 15 डिग्री से भी लो टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर जाती हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए कुछ -20 डिग्री सेल्सियस पे भी। ये इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए चाइनीज वाले एरिया, चाइना वगैरह एरिया में भी आप देख लोगे तो वहाँ की जो बैम्बू स्पीसीज होती है वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड वाले रीजन में भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ के लिए है ना। इसके साथ ही साथ हाई टेम्परेचर जो 45 डिग्री सेल्सियस वगैरह है वहाँ पे भी आपको जो है बैम्बू देखने को मिल जाएंगी। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो जो ऑप्टिमल बैम्बू के ग्रोथ के लिए जो रेनफॉल का रेंज है ये 1200 मिलीमीटर से आपका 4000 मिलीमीटर के रेंज में देखा गया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो बैम्बू है वो आपको लोअर जो आप जो रेनफॉल वाले एरिया वहां पे भी हो सकती है ना। वो डिपेंड करता है कि जो है स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है, किसको क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आपकी सनलाइट की, तो बैम्बू को क्या है, एम्पल अमाउंट में सनलाइट चाहिए, ठीक है। ये आप ऐसे कह सकते हो कि ये हमारी जो लाइट डिमांडर है, ठीक है, लाइट डिमांडर है, ठीक है। कुछ बैम्बूज ऐसे भी हैं जिनको क्या है कि जो वो आपकी जो सीडलिंग स्टेज होती है ना, जो सीडलिंग स्टेज होती है उस टाइम पे उनको क्या चाहिए होता है, शेड चाहिए होता है, ठीक है। तो ये भी है। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो देखिए जो ह्यूमिडिटी वाला पार्ट है ना, ह्यूमिडिटी पे क्या है कि जो मैंने बताया था कि जो बैम्बू होता है ना मॉइस्ट एरिया में होता है, यहाँ पे देखिए ह्यूमिडिटी में आपको बैम्बू का जो ग्रोथ होता है वो अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ सॉइल मॉइस्चर, तो जो हमारी बैम्बू है, ठीक है, ये वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल प्रेफर करती है जिसमें कि अच्छा खासा मॉइस्चर हो, है ना। और लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि अगर जो है हमारी वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाए, वाटर लॉगिंग कंडीशन यानी कि पानी का जमाव ज्यादा आपको देखने को मिल जाए, तो उस समय क्या होता है कि जो इसके जड़ वगैरह है वो सड़ने लगते हैं, रॉटिंग वगैरह का इशू आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये हमारे देखिए हिंदी के लिए है कि यहाँ पे जो है हमारा जो तापमान है, तापमान जो है बांस सामान्यतः 15 से 35 डिग्री तापमान को पसंद करता है, बट कुछ प्रजातियां जो है आपको -20 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस जो उच्चतम तापमान है उसको भी सहन कर सकती है। वर्षा की अगर हम बात करें तो जो सर्वोत्तम विकास है वाले क्षेत्रों में आपको वर्षा देखिए कि 1200 मिलीमीटर से आपको 4000 मिलीमीटर के बीच होती है, ठीक है। हालांकि विभिन्न प्रजाति के आधार पर बांस निम्नतर और उच्चतर वर्षा परिस्थितियों के अनुकूल भी हो सकता है, ठीक है, वो स्पीसीज पे भी डिपेंड करती है। सूरज की रोशनी, तो देखिए इसके बांस को पनपने के लिए पर्याप्त सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, लाइट डिमांडर है ना, प्रकाश की मांग करने वाला है। हालांकि कुछ प्रजातियां आंशिक छाया में भी अच्छी तरह से
क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रतिदिन जो 6 से 8 घंटा जो है ये आपको उसको सुधा धूप इसको मिलना चाहिए। आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी की हम लोग बात कर रहे थे, तो बांस के लिए उच्च आर्द्रता जो आर्द्रता है वो लाभदायक होती है। मैंने बताया था मॉइस्ट एरिया में काफी ज्यादा अच्छा इसका ग्रोथ देखने को मिलता है। मिट्टी की नमी, तो जो मिट्टी होती है इसमें नमी जो है ये अच्छी मानी जाती है फॉर बैम्बू, ठीक है। बट क्या है कि ज्यादा पानी वाला जो जमा हो जाता है ना, जल जमाव वाली स्थिति में क्या होता है कि जड़ सड़ने लगता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। बात करते हैं हम इसकी फ्लावरिंग की, ठीक है, जिसपे कि क्वेश्चन भी बन चुका था, है ना, जो कि स्पोरेडिक फ्लावरिंग और ग्रेगेरियस फ्लावरिंग पे भी क्वेश्चन अभी बनी हुई थी, है ना। उसके बीच में डिफरेंस आपको यहाँ बताना था, देखिए पीवाईक्यूज में ये देख लीजिए, यहाँ पे जो ग्रेगेरियस फ्लावरिंग है ना, ग्रेगेरियस फ्लावरिंग और स्पोरेडिक फ्लावरिंग, ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था। देखिए जनरली क्या है ना कि फ्लावरिंग जो बैम्बू में होता है ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और अभी तक आप कहो तो जो साइकिल है, ठीक है, जो साइकिल है फेनोलॉजी वाला, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया। सबसे पहले तो इसमें 4 तरह के फ्लावरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। पहला तो देखिए कि एक एनुअल फ्लावरिंग होता है। एनुअल फ्लावरिंग दैट मीन्स वर्ड से आप समझिए, एनुअल मतलब होता है कि सालाना। कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं कि जो कि रेगुलर ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, हर एक साल क्या करते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। बट फ्लावरिंग और बैम्बू के केस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज इससे जुड़ा हुआ है कि जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे बैम्बूज होते हैं जब उनमें क्या है कि जनरली क्या होता है कि जब आपको बैम्बू के फॉरेस्ट में अगर ग्रिगेरियस फ्लावरिंग हो गई तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो क्या होता है, मर जाता है ना। तो इसलिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना। लेकिन क्या है कुछ ट्रीज कुछ बैम्बूज ऐसे होते हैं जो कि सालाना जो है आपको रेगुलर बेसिस पे फ्लावरिंग करते हैं, बट वो मरते नहीं, ठीक है। उनमें एग्जाम्पल क्या क्या है, तो जो हमारी अरुणधिनारिया है ये स्पीसीज हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ बैम्बूसा अट्रा है और आपका इंडोकैलमस विटियानस है, ठीक है। बात करें अगली फ्लावरिंग की जो है ये है पीरियोडिक फ्लावरिंग। पीरियोडिक का मतलब देखिए कि इंटरवल पे, ठीक है। यहाँ जो है पीरियोडिक से समझिए इंटरवल पे। सर्टेन बैम्बू स्पीसीज क्या होती है इसमें जो आपको इंटरवल इंटरवल पे फ्लावरिंग आती है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें मान के चलिए जो डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस है, ठीक है, यहाँ डी शॉर्ट में मैंने लिखा। ये क्या होता है जनरली 30 से 70 साल जो है ये इंटरवल पे आपको क्या है फ्लावरिंग इसमें देखने को मिलती है। डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनी में आपको 30 से 40 साल के इंटरवल पे फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और बैम्बूसा बैम्बोज जो है इसमें आपको 30 से 45 साल के इंटरवल में फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा हिमालयन कैलमस फाल्कोनरी है इसमें आपको 30 साल के इंटरवल पे क्या है फ्लावरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो पहला तो हम लोग का हो गया कि जिसमें सालाना फ्लावर लग रहे हैं लेकिन ये मरता नहीं है, ठीक है। उसी तरह पीरियोडिक फ्लावरिंग, इसमें भी जो हमारी बैम्बू की फॉरेस्ट ये मरती नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे स्पोरेडिक फ्लावरिंग है ये क्या होती है, तो स्पोरेडिक का मतलब होता है ना कि इक्का दुक्का, जो आप मान के चलो स्पोरेडिक जो है इर्रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमारा बैम्बू का फॉरेस्ट है और मान के चलिए यहाँ पे मैंने इस तरह बना दिया है, ठीक है। ये मैंने आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये देखिए इस तरह जो है ये सभी मान लीजिए आपका क्या है कि क्या है, ये सभी एक इंडिविजुअल, ये सभी क्या है क्लम्प्स है, ठीक है। और इन सभी क्लम्प्स में क्या होगा वेरियस और एन नंबर ऑफ क्या होंगे क्लम्प्स होंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा कंफ्यूजन ना हो। क्लम्प्स जो है ये आपकी क्या है इंडिविजुअल जो हमारा स्टेम है बैम्बू का ये है, और जो पूरा क्लस्टर होता है उसको हम लोग क्लम्प बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब फ्लावरिंग हो रहा है तो मान के चले यहाँ पे इस क्लम्प में जैसे क्लम्प ए, क्लम्प बी, क्लम्प सी, क्लम्प डी और क्लम्प ई हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ काफी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, चलिए जैसे कि मान के चलिए ये हमारा क्लम्प ए है, क्लम्प बी है, क्लम्प सी है, क्लम्प डी है, क्लम्प ई है, ठीक है। अब मान के चलिए क्लम्प ई में जो है हमारा, ठीक है, मैं यहाँ लिखते चलता हूँ। क्लम्प ई से मान के चलिए दो जो हमारे क्लम है उसमें फ्लावरिंग लगा, ठीक है। क्लम्प डी में 5 में लग गया, ठीक है। सी की बात करें तो यहाँ भी 2 हो गया, बी की बात करें यहाँ 10 और ए की बात करें तो यहाँ 5, ठीक है। अब फ्लावरिंग जो लग रही है ये तो क्या है आपको इरेगुलर है, कहीं 2 है कहीं 5 है। मान के चलिए जो
ए है, यहाँ पे फ्लावरिंग जो है आपकी लगी ही नहीं। ओ सॉरी, पूरा का पूरा इरेज हो गया। चलिए मान के चलिए कि जो हमारी फ्लावरिंग है ना, तो मान के चलिए कि किसी में फ्लावरिंग आए, किसी में कंप्लीट नहीं आया, ठीक है। तो ये जो इरेगुलर है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेडिक फ्लावरिंग, ठीक है। और जो ग्रिगेरियस फ्लावरिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। ग्रिगेरियस फ्लावरिंग क्या होता है कि शुरू से लेकर अंत तक जितने भी इसमें क्लम्प है, ठीक है, उन सभी क्लम्प में क्या है आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगा पूरे के पूरे एरिया में, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया में आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब फ्लावरिंग होता है ग्रिगेरियस फ्लावरिंग, इसके बाद क्या होता है कि जो बैम्बू होते हैं वो जो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी फ्लावरिंग। हिंदी में ये देख लीजिए, वार्षिक फूलना, ठीक है। उसके साथ ही साथ आवधिक फूलना, आवधिक डेट मीन्स की अवधि जो है इससे संबंधित है ये, ठीक है, निश्चित अंतराल पर। इसके साथ अनियमित फूलना और सामूहिक फूलना, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रिगेरियस फ्लावरिंग कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं बैम्बू में रीजनरेशन की, ठीक है। रीजनरेशन तो सबसे पहले तो देखिए, एक नेचुरल रीजनरेशन होगा, आर्टिफिशियल रीजनरेशन होगा। हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारी टॉपिक चल रही है सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज में। तो जो नेचुरल रीजनरेशन है यहाँ पे क्या होती है बैम्बू के केस में, कि जो हमारा, आपको जो मैंने अभी बताया ना कि हम लोगों की जो ग्रिगेरियस फ्लावरिंग होती है, ठीक है, ग्रिगेरियस जो फ्लावरिंग होगी, तो इस केस में क्या होता है पूरा कंप्लीट कंप्लीट एरिया जो है ना फ्लावर से फ्लावरिंग हो जाता है, ठीक है। तो जब फ्लावरिंग होती है तो क्या होते हैं जो सीड्स वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं, स्प्रेड होते हैं, उससे फिर नेचुरल रीजनरेशन होता है ना। नेचुरल रीजनरेशन ऑफ बैम्बू अकर्स आफ्टर ग्रिगेरियस फ्लावरिंग इन साइड फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे मान के चलिए इस प्लॉट में है, तो इसके आसपास में साइड वाले एरियाज में आपको जो है वहाँ रीजनरेशन देखने को मिल जाता है ना। सीडलिंग इमर्ज आफ्टर रेन इन अबेंडेंस लाइक अ ग्रीन ग्रास कारपेट्स इन मास, ठीक है। और क्या होती है कि ये एक समय का इंतजार करते हैं पर्टिकुलर, जो हमारा रेन है, ठीक है, जब सीड डिस्पर्स हो गया, इसके बाद जैसे ही ऑनसेट ऑफ मॉनसून आता है, जो सीड्स वगैरह होती हैं वो जर्मिनेट होते हैं ना। और आपको जैसे मैंने बताया कि ये ग्रास की फैमिली है, ठीक है। इसके जो ये जो है थोड़ा, ये जो है क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो कि ये लार्ज ग्रास है, या आप इसको कह सकते हो वुडी ग्रास है ना। ये ग्रास की फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो जब ये इनिशियल स्टेज में होता है तो ऐसा आपको लगेगा कि घास ही है, जो हम लोग की जो अर्थ सरफेस है, ठीक है। और मिनिमम क्या होता है कि 5 से 10 साल में क्या होते हैं वो धीरे धीरे जो मैच्योर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जितना जो आपको जर्मिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है सारे के सारे वो क्या होते हैं मैच्योर बन जाते हैं, बैम्बू होते हैं, नहीं। बहुत सारे मर भी जाते हैं ना इनमें से, लेकिन आपको कुछ क्या होते हैं मैच्योर होके बैम्बू आपको देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन की हम बात करें तो यहाँ सीड से हम लोग प्रोपगेशन करते हैं। तो सीड से प्रोपगेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ दो मेथड है। सबसे पहले तो देखिए कि जो हम देखते हैं कि जब सीड्स लगे हुए हैं, है ना, जो फ्लावरिंग वगैरह होता है, तो पहला तो क्या है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा जो क्लम्प है, ठीक है, उसमें काफी सारे क्लम होंगे, तो हम क्या करते हैं जनरली एक सीट जो होता है ना, जो हम लोग जो प्रैक्टिकल क्या है करते हैं कि सीट एक बिछा देते हैं, और क्या करते हैं जो क्लम है, ठीक है, उसको क्या करते हो आप पकड़ के हिलाते हो, तो उससे क्या होता है जो फ्लावर्स वगैरह है उससे सीड्स वगैरह जो है गिर जाते हैं, ठीक है। सीड्स हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। सीड कलेक्शन के बाद क्या करो, आप इसको डायरेक्ट सोइंग जो है वो कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है कि या तो आप पहले कट कर लो, उसके बाद फिर आप क्या करो कि उसको डायरेक्ट सोइंग कर लो, ठीक है। इसके साथ ही साथ वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम लोग राइजोम कटिंग करते हैं, ठीक है। राइजोम क्या होता है, हमने बात करी थी ना कि जो बैम्बू है, ठीक है, उसकी जो हम लोगों ने बात करी थी, इसके नीचे जो रूट्स होते हैं ना, इसमें राइजोम्स होते हैं, वो क्या है लेट जो है हॉरिजेंटली बिलो सरफेस ये स्प्रेड करता है, और जहां जहां भी स्प्रेड, यहाँ से आपको क्या है बैम्बू का जो रीजनरेशन देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। ये जो आपका नीचे राइजोम रहता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है क्या है कि ऑफसेट्स, ऑफसेट्स क्या होते हैं कि सिंपली जो हम लोगों का जो जैसे कि मान के चलिए एक यहाँ पे इसी फिगर से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कलर केवल हम चेंज कर लेते हैं कि समझने में थोड़ा आसानी हो। ये देखिए, जैसे कि मान के चलिए ये एक बैम्बू है, ठीक है,
और यहाँ नीचे तो ये रूट है, राइजोम भी है, ठीक है, राइजोम का स्प्रेड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जमीन की सतह से हम क्या करते हैं 90 टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे इसको काट देते हैं। यहाँ से देख लिए 90 टू 120 सेंटीमीटर, अब यहाँ से इसको काट के इसको हटा देना ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि साथ ही साथ अब क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं अच्छा से हम लोग डिग करके निकाल लेते हैं, और क्या करते हैं जो हमारा राइजोम वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको डिग करके निकाल लिए, मान के चलिए ये हमने इसको डिग करा, ये इसका जड़ हो गया, और राइजोम मान के चलिए ऐसे फैला हुआ, ठीक है। हम क्या करेंगे अब क्या करते हैं कि इसी के अलोंग हम लोग क्या करते हैं इसको कट कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन जो है इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब जो यहाँ रूट है और ये जो राइजोम है ये हमारा हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट्स, ठीक है। और अब आप क्या करोगे कि इसको हम लोग क्या करते हैं प्लांटेशन कर दिया जाता है, ठीक है। अगली मेथड क्या है कि इंटायर क्लम प्लांटिंग, ठीक है, पूरा का पूरा जो क्लम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं निकाल के प्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मेथड्स हो गए ये आपकी कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है, ये हिंदी में देख लीजिए। यहाँ पे हमारी प्राकृतिक पुनर्जनन जो है जंगलों में सामूहिक फूलने के बाद क्या है जो बांस का प्राकृतिक पुनर्जनन होता है, बारिश के बाद बड़ी संख्या में पौधे अंकुरित हो जाते हैं और हरे घास की कालीन की तरह दिखाई देते हैं। एक परिपक्व बांस बनने में इसको कम से कम 5 से 10 वर्ष का समय लगता है। वहीं कृत्रिम पुनर्जन्म में बीज के द्वारा आपको प्रसार देखने को मिलता है, इसके साथ ही साथ डायरेक्ट शोइंग प्रत्यक्ष बुआई, इसके साथ ही साथ वनस्पति प्रसार, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेजिटेटिव, क्या बोलते हैं प्रोपगेशन, ठीक है। यहाँ पे कंद कटाई जो हमने बात करी, ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है ऑफसेट्स, ठीक है, और हमारे पूरे कल्म की रोपण, ठीक है, कल्म जो हम लोगों ने बात का इंटायर कल्म प्लांटेशन जो हम लोग करते हैं ये इसकी आर्टिफिशियल रीजनरेशन हो गई, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैम्बू की, ठीक है, जैसे कि हमने जो शुरू में ही डिस्कस करा था जो बैम्बू है ना, ये आप मान के चलिए जो हमारा बैकबोन है, जो जो हमारी रूरल लाइवलीहुड्स है ना, तो इस पे जो है काफी ज्यादा ये बैम्बू जो है अपना ये कंट्रीब्यूशन करता है। सबसे पहले देखिए कि मैंने आपको बताया कि पुअर मैन्स टिम्बर है ना, तो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में जो काफी ज्यादा इसका यूज आपको देखने को मिल जाते हैं ना। इसके साथ ही साथ जो हम बात करें कि फर्नीचर वगैरह और हैंडीक्राफ्ट्स भी आपको इससे देखने को मिलती है, ठीक है, चेयर्स वगैरह हो गए है ना, अभी तो काफी सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं ये यूज चल रही है ना, और जो है इसको प्रमोट भी करा जा रहा है कि कैसे जो हम लोग स्मॉल लेवल्स पे जो है ये जो हमारा लोकल जो हमारा ट्रेडिशनल जो आप कह सकते हो ट्रेडिशनल जो हम लोगों की हैंडीक्राफ्ट्स है, ठीक है, इसको कैसे हम प्रोत्साहित करें, ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। साथ ही साथ जो पेपर एंड पल्प, इससे क्या होते हैं कि जो बैम्बू के फाइबर्स होते हैं इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं पेपर प्रोड्यूस करते हैं। तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए भी जो हम लोग का एक अल्टरनेटिव जो है रिन्यूएबल सोर्स के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग ट्रीज हैं, ठीक है, जो हम लोग ट्रीज हैं उसको कितना हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, तो एक अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में हम लोग जो बैम्बू को भी देखते हैं पेपर पल्प इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो हमारा टेक्सटाइल जो है, तो बैम्बू के फाइबर जो है इसको जनरली आप जो है टेक्सटाइल्स वगैरह में भी इसका यूज आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बैम्बू क्लॉथिंग एसेसरीज आर गेनिंग पॉपुलैरिटी फॉर देयर कंफर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी इसका आपको यूज देखने को मिल जाता है ना, फार्मिंग वगैरह मान लीजिए फेंसिंग वगैरह आपको करना है ना, तो इसमें भी यूज देखने को मिलता है, जैसे फेंसिंग हो गया। और कॉमन यूज तो हम लोग बहुत सारा देखते हैं, मान के चलिए आप जो लत वाली सब्जियां हैं ना उसके लिए आप मचान बनाते हो, सपोर्ट देते हो, उन सभी में यूज है काफी। साथ ही साथ हम फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो जो आपने जो है पिकल्स जो है ना, जो हम बात करें पिकल्स की जो अचार होते हैं ना, तो बैम्बू के अचार भी बनाए जाते हैं ना, इसके जो कोपले निकलते हैं, जो कोपले होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट जो कोपले होते हैं, इससे इसका जो है अचार वगैरह बनाया जाता है, सब्जी वगैरह बनाई जाती है, तो इन सभी चीज़ों में भी आपको देखने को मिल जाती है ना। तरह तरह की जो है रेसिपीज बनाई जाती हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके साथ ही हम बात करें, ये देखिए हिंदी में है हमारा कि जो निर्माण और भवन सामग्री में यूज करते हैं, फर्नीचर और हस्तशिल्प में, कागज और पल्प के लिए, वस्त्र में, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा कृषि और बागवानी में है ना, खाद्य और पेय पदार्थ के रूप में भी। साथ ही साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो जो हमारी फ्लूट होती है ना, फ्लूट जो है इनसे बनाई जाती है।
साथ ही साथ जो हमारा ड्रम्स वगैरह है उसमें भी देखा गया है ना। इसके साथ ही साथ जो बायो एनर्जी होती है, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बैम्बू को प्रोसेस कर सकते हैं ऐसे बायोफ्यूल्स, ठीक है। और इससे हम लोग को फायदा क्या होगा कि हम एक तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, जैसे कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग कोल यूज कर रहे हैं, तो कोल की अगर हम बात करें तो एक तरह से जो इतना टाइम पीरियड लगता है इसको, इसका रिन्यूअल में इतना टाइम पीरियड लगता है कि ये आप मान के चलो कि नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। क्योंकि मिलियंस ईयर्स लगते हैं जो कोल है वो बनने में। तो अल्टरनेटिव तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में इसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेडिसिनल यूज है ना, तो इसके जो लीव्स, सूट्स वगैरह हैं, रूट्स वगैरह हैं, इनके ट्रेडिशनल यूज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन मैंने बताया कि जो क्या करता है, ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है ना। इसके साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन के लिए भी यूज करा जाता है और रिफॉरेस्टेशन वर्क, ठीक है। साथ ही साथ मान के चलिए आप जो अभी जो वाइल्ड लाइफ है ना, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं ना। साथ ही साथ जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है ना, इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, तो ये सभी काफी ज्यादा यूज है बैम्बू का। ये हिंदी में देख लीजिए, संगीत, वाद्य यंत्र, जैव ऊर्जा, औषधीय उपयोग और पर्यावरणीय अनुप्रयोग में इसका हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रेगुलरली आप तक वीडियोस पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।